वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2021 की तेलुगु थ्रिलर मूवी माँ ओरी पोली मारा लेकर आया हूँ। इस फिल्म की शुरुआत में हम आधी रात में किसी अनजान आदमी को एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हर रोज़ की तरह रमला और लक्ष्मी टैंकर से पानी भरने के लिए आती है और डेडी की तरह गांव के सरपंच का आदमी गांव की औरतों को बुरी नज़र से देखता है। उसकी हरकतों से गांव की सारी औरतें परेशान होती है, लेकिन किसी में भी इतना हिम्मत नहीं होता कि वह सरपंच के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके। पानी भरने के बाद दोनों अपने घर वापस आ जाती है। घर पर हम लक्ष्मी के हस्बैंड कुमरिया यानी कि कुमरी और रमला के हस्बैंड बालाजी को देखते हैं। वो दोनों ऑटो ड्राइवर और पड़ोसी होते हैं। इसके अलावा कुमरी का छोटा भाई जंगिया भी घर पर होता है। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और कुछ ही दिनों में हवलदार की ड्यूटी ज्वाइन करने वाला होता है। उनके अलावा घर में लक्ष्मी और कुमरी का एक बेटा भी होता है। घर पर रमला अपने हस्बैंड बालाजी से हमेशा शराब पीने की वजह से बहुत ही नाराज़ होती है। वो बालाजी से कहती है कि अगर तुम हमेशा शराब नहीं पीते तो शायद सरपंच के आदमी मुझे कभी नहीं छेड़ते। खैर, बालाजी जंगिया के साथ मार्केट से सब्जी लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो दोनों बीच सड़क पर काला जादू करके फेंका हुआ सामान देखता है। दरअसल उस गांव में काला जादू किया जाता है। इस बात को लेकर बहुत सारी अफवाहें थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि काला जादू करने वाला वो आदमी कौन है। खैर, बालाजी उन सामानों को देखकर जंगिया से कहता है कि हमें इसे पार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे हम मुसीबत में फंस सकते हैं। वो दोनों अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन तभी कुमरी अपने ऑटो से आता है और तेजी से काला जादू करके फेंके गए उन सामानों के ऊपर से अपना ऑटो लेकर चला जाता है। खैर, रोज़ की तरह आज भी कुमरी दिन भर अपना ऑटो चलाता है, लोगों की मदद करता है और शाम को अपने घर वापस आ जाता है। अपने दिन भर की कमाई वो अपना वाइफ लक्ष्मी को देता है और पैसे बचाने के लिए कुछ पैसे गुल्लक में डालकर रख देता है और खाना खाता है। आधी रात में कुमरी लेटरिन करने के लिए खेतों की तरफ जाता है। उसके बाद घर वापस आकर अपनी वाइफ लक्ष्मी के साथ रोमांस करता है और सो जाता है। अब इस कहानी में जितनी भी घटनाएं मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि सिर्फ इस वीडियो में ही नहीं, इस फिल्म के सीक्वल में भी, यानी कि मेरी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में इन घटनाओं के बीच में एक अलग सी कहानी देखने को मिलेगी। खैर, अगली सुबह कुमरी नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसे एक फ़ोन आता है। कुमरी नाश्ता छोड़कर तुरंत अपने घर से ऑटो लेकर निकल जाता है। वो सीधा थाने में जाता है। थाने में कुमरी के अंकल उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है। दरअसल अंकल की बेटी के साथ सरपंच के एक आदमी ने छेड़खानी कर दी थी। अंकल की बेटी शहर में पढ़ी लिखी थी और यहाँ का माहौल से बिल्कुल अनजान थी। वो पुलिस में कंप्लेन करना चाहती है, लेकिन सरपंच का आदमी सबके सामने ही कुमरी की पिटाई करना शुरू कर देता है और केस करने से मना करता है। खैर, पुलिस स्टेशन में सारा मामला रफा दफा करने के बाद कुमरी सीधे अपने ऑटो स्टैंड पर चला जाता है और हम देखते हैं कि जंगिया, जो कि शहर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रहा होता है, थोड़ी देर में वहाँ एक बस आती है और उस बस से सरपंच की बेटी नीचे उतरती है। सरपंच का नौकर उसे लेकर अपने साथ घर चला जाता है। उधर जंगिया भी बस में बैठकर ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए शहर चला जाता है। उसके बाद कुमरी एक प्रेग्नेंट लेडी पैसेंजर को अपने ऑटो में बिठाकर अस्पताल लेकर जाता है। इधर रात में बालाजी ठेके पर शराब पीने के लिए आता है और नशे में सरपंच के एक आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं गांव के सरपंच को, जो कि अपने कमरे में एक लड़की के साथ अय्याशी कर रहा होता है। तभी उसके घर में कुमरी भी आ जाता है। दरअसल कल रात में फाइट के बाद सरपंच के आदमियों ने बालाजी को पकड़ लिया था। उसे मारपीट कर सरपंच के घर पर एक खंभे से बांध कर रखा था। सरपंच अपने कमरे से बाहर आता है, तब तक बालाजी की पत्नी रमला भी वहाँ आ जाती है। सरपंच उसके ऊपर अपनी गंदी नज़र डालता है और उसे कहता है कि तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे पति को छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। खैर, वो लोग अपने घर आ जाते हैं, लेकिन रमला के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से रमला बालाजी को डांट रही होती है और वो कहती है कि अगर तुम शराब नहीं पीते तो मुझे ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। बालाजी भी समझ जाता है कि मैंने गलती कर दी है और वो रमला से वादा करता है कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। इन्हीं बातों के बीच जंगिया भी शहर से वापस आ जाता है। वह सबको बताता है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है और मेरी पहली पोस्टिंग हमारे गांव के थाने में ही हुई है। अगले दिन जंगिया थाने में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाता है और वो बहुत ही खुश होता है। थाने में वो एक बूढ़े हवलदार से कहता है कि मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूँगा। मेरा सपना है कि
मैं कोई अनसॉल्व केस को सॉल्व करूं। तभी इंस्पेक्टर उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसे सब्जियों का एक लिस्ट पकड़ा कर कहता है कि मार्केट से ये सब्जी लाकर मेरे घर पहुंचा दो। मायूस होकर जंगिया अपने सीनियर का ऑर्डर को फॉलो करता है और सब्जियां लेकर उनका घर जा रहा होता है। तभी जंगिया के पास गांव में रहने वाले अपने अंकल का कॉल आता है। उसके अंकल ब्लैक मैजिक जैसे कामों में एक्सपर्ट थे। वह जंगिया से कहता है कि कुमरी की गिरी दशा बहुत ही खराब चल रही है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। उसी समय हम सरपंच को देखते हैं जो बड़ी जल्दी में ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में सरपंच का मौत हो जाता है। अगले दिन गांव में बोमालू फेस्टिवल होता है और जंगिया अपना ड्यूटी पर होता है। तभी उसे अपनी भाभी का कॉल आता है। जंगिया भागकर अपने घर जाता है। लक्ष्मी उसे बताती है कि कुमरी कल रात को लैट्रिन करने के लिए खेतों की तरफ गया था और तब से वापस नहीं आया है। जंगिया तुरंत अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो बालाजी को अपने साथ लेकर जाता है और वो दोनों शमशान में जाते हैं और शमशान में उन्हें एक चिता में 2 लाशें जली हुई मिलती है। पुलिस के साथ साथ मीडिया में ये खबर फैल जाती है। हर कोई हैरान हो जाता है और लोग मान लेते हैं कि ब्लैक मैजिक की जो अफवाहें इस गांव में फैली हुई है वह सच है। लेकिन गांव वालों को यह समझ नहीं आता कि कुमरी जैसे इनोसेंट और सबकी मदद करने वाला आदमी इसमें कैसे फंस गया और वो दूसरी लाश किसकी है। जिसके बाद ये कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है। एक हफ्ते पहले हम एक प्रेग्नेंट लेडी कविता को देखते हैं। कविता अपने घर पर होती है। तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कविता के घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर उसकी पूरी जांच करता है और फिर कविता की मां को बताता है कि आपकी बेटी का मिसकैरेज हो चुका है और इसके साथ ही आपकी बेटी एक अलग तरह का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि उसके पूरे शरीर में अजीब तरह के दाने निकल रहे हैं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है लेकिन उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है और आखिरकार बोनालू फेस्टिवल वाले दिन हॉस्पिटल में ही कविता की मौत हो जाती है। कविता के घर वाले एक तांत्रिक के पास जाता है। कविता का फोटो देखने के बाद वह तांत्रिक उन्हें बताता है कि कविता के ऊपर किसी ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट ने रेणुका अवतारण नाम का ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी उसका एक चरण बाकी है और रेणुका अवतारण का आखिरी चरण उस कविता की चिता के आसपास ही करना होगा। वह कविता के भाई रमेश से कहता है कि कविता की चिता के आसपास कड़ी नज़र रखना। वो आदमी खुद को बचाने के लिए अपना अंतिम क्रिया करने जरूर आएगा। खैर वो लोग शमशान में ले जाकर कविता की चिता को आग लगा देते हैं और कविता का भाई शमशान के रखवाले करने वाले मल्ली को पैसे देकर उसे कहता है कि अगर कोई चिता के आसपास आता है तो हमें खबर जरूर देना। इधर रोज की तरह आज भी कुमरी अपने घर से लैट्रिन करने के लिए बाहर आता है और वह शमशान के पास से होकर गुजर रहा होता है और मल्ली से पूछता है कि यह चिता किसकी है। लेकिन तब तक मल्ली रमेश को मैसेज कर देता है और कुमरी को भी पकड़ लेता है। रमेश अपने आदमियों के साथ तुरंत शमशान पहुंच जाता है और रमेश और कुमरी की लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में कुमरी चिता के अंदर गिर जाता है और वो चिता से निकलकर भाग ना जाए, इसलिए रमेश एक बड़ी सी लाठी लेकर चिता के बाहर से उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है, जिससे कि कुमरी भी चिता के अंदर ही जलकर मर जाता है। अब प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि लक्ष्मी, बालाजी और जांगिया के साथ साथ रमेश भी पुलिस स्टेशन पर होता है। इंस्पेक्टर उनके बीच सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कुमरी ने ब्लैक मैजिक किया था, इसलिए रमेश ने उसे मार डाला। तो अब रमेश 50,000 देने को तैयार है। पैसे लो और केस खत्म करो। लक्ष्मी वो पैसा लेकर अपने घर चली जाती है। क्योंकि रमेश ऊंची जाति का था, लक्ष्मी के अंदर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन पढ़ा लिखा जंगिया समझदार था। वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वह सबसे पहले उन सभी केसेस का एक लिस्ट बनाता है जिनमें ब्लैक मैजिक की अफवाहों के चलते किसी की जान ली गई हो। अपना रिसर्च पूरी करने के बाद वह कोर्ट में केस भी कर देता है। केस की सुनवाई में रमेश का वकील कहता है कि रमेश ने कुमरी को नहीं मारा, बल्कि रमेश तो कुमरी को जानता भी नहीं है। जंगिया भी अपनी तरफ से इस केस को रिप्रेजेंट करता है और कोर्ट को एक वीडियो दिखाता है। दरअसल उस दिन जंगिया ने पुलिस स्टेशन में हो रहे सेटलमेंट का सीक्रेट वीडियो बना लिया था और इस तरह से कोर्ट में साबित हो जाता है कि कुमरी का मर्डर रमेश ने ही किया था। जज साहब भी इस केस को अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए कमेटी बिठाते हैं और उसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला सुनाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मीडिया में भी इस केस को लेकर काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही होती है। हर किसी को लगता है कि जंगिया यह केस बड़े आराम से जीत जाएगा। कुमरी के 45 दिन के बाद कमेटी अपना रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करता है और जज साहब जंगिया की तरफ से अपना फैसला सुनाने वाला होता है।
तभी जंघिया कोर्ट से कहता है कि अब मैं इस केस को लड़ना नहीं चाहता। वह केस विड्रॉ कर लेता है और किसी को नहीं पता था कि आखिर जंघिया ने ऐसा क्यों किया। केस विड्रॉ करके वो लोग अपने घर आ जाते हैं। लक्ष्मी जंघिया के ऊपर बहुत ही नाराज होती है। बालाजी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जंघिया ने ऐसा क्यों किया। तब जंघिया उन लोगों को कहता है कि रमेश का शक बिल्कुल सही था। कविता के ऊपर ब्लैक मैजिक किसी और ने नहीं बल्कि कुमरी ने ही किया था। बालाजी और लक्ष्मी को अब भी जंघिया की बातों पर भरोसा नहीं होता। तब जंघिया उन्हें शमशान की रखवाली करने वाले मल्लिक के फोन में एक वीडियो दिखाता है। दरअसल उस रात रोज की तरह कुमारी लेटरिन के बहाने अपने घर से निकलता है। वह शमशान जाता है और मल्लिक को पैसे देकर चुपचाप एक जगह बैठने के लिए कहता है और खुद चिता की दूसरी तरफ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगता है। मल्लिक उसे ऐसा करते हुए देखकर डर जाता है और अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और फिर वो रमेश को बुलाता है। तब तक कुमरी अपना रिचुअल कंप्लीट कर चुका था। वह घर जाने वाला ही होता है। तभी मल्लिक उसे पकड़ लेता है और रमेश भी वहाँ पहुँच जाता है। इस फाइट के बीच मल्लिक का फ़ोन एक जगह गिर गया होता है और इन्वेस्टिगेशन करते समय जंघिया को वो फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन में वो वीडियो देखने के बाद ही जंघिया ने इस केस को विड्रॉ किया था। वीडियो देखने के बाद बालाजी भी गुस्सा हो जाता है और वो जंघिया से पूछता है कि आखिरकार कुमरी का कविता से क्या कनेक्शन है और उसने ब्लैक मैजिक करना कहाँ से सीखा। तब जंघिया उसे 15 साल पहले कुमरी का स्टोरी बताता है। वो कहता है कि बचपन में कुमरी हमारे साथ नहीं हमारे अंकल के साथ रहता था। वो स्कूल में पढ़ता था, कविता भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कुमरी उसके प्यार में इतना पागल था कि कविता की फेंकी हुई सारी चीज़ें को वो अपने पास रखता था। और एक दिन कविता के पापा पटेल को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है और वो कुमरी को बहुत ही पिटाई करता है और उससे स्कूल से भी निकलवा देता है, जिससे कि कुमरी की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। और इसी के बाद कुमरी के अंकल ने उसे ब्लैक मैजिक करना सिखाया था। 15 साल बाद जिस दिन जंघिया शहर में अपना अपार्टमेंट लेटर लेने के लिए गया होता है, उसी दिन कुमरी ने एक प्रेग्नेंट लेडी को उसके हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल पहुंचाया था और वो कोई और नहीं बल्कि कविता ही थी। इतने सालों बाद कविता को देखकर उसकी पुरानी यादें अचानक से ताज़ा हो गई और शायद इसीलिए उसने कविता को मार डाला। इतना ही नहीं, गांव के सरपंच का एक्सीडेंट करवाने के लिए उसने ही ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया था। जंघिया से सब कुछ सुनने के बाद लक्ष्मी कहती है कि कुंवरी ने अब तक जो भी किया उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। तब जंघिया उन लोगों को बताता है कि कुंवरी को अभी तक सज़ा नहीं मिली क्योंकि कुंवरी अभी भी जिंदा है। दरअसल उस रात कुंवरी नहीं बल्कि मल्ली कविता की चिता पे गिर गया होता है। रमेश ने उसे कुंवरी समझकर चिता से बाहर निकलने ही नहीं दिया, लेकिन जब जंघिया ने उसकी जली हुई लाश का डीएनए टेस्ट करवाया तब वो डीएनए कुंवरी का नहीं बल्कि मल्ली के बेटे से मैच हुआ। लक्ष्मी और बालाजी को सब कुछ बताने के बाद जंघिया अपने घर से जाने लगता है और वो कहता है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कुंवरी ने जो भी किया मैं उसे उसकी सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। और सबसे आखिर में हम कुंवरी को देखते हैं जो कि अब केरला के एक होटल में काम कर रहा होता है और उसी के साथ होती है कविता। लेकिन ऐसे कैसे? कविता तो मर चुकी है। तो इसका जवाब आपको फिल्म के सीक्वल में मिलेगा, जिसे मैं जल्द ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।